हाय दोस्तों। तो बजाज ऑटो बायबैक 2026 से रिलेटेड एक क्वेश्चन काफी बार आ रहा है पिछले वीडियोस में कि क्या यहाँ पर वन शेयर स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से अपन ये जानेंगे कि ये स्ट्रेटेजी क्या यहाँ पर वर्क करेगी या फिर कितने चांसेस है वर्क करने के। साथ में अपन जानेंगे कि अपन कभी भी जब वन शेयर स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हमको कंसिडर करके चलने चाहिए। अब दोस्तों देखिए, ये जो रिस्क फैक्टर्स है ना, ये अकेले बजाज ऑटो के बायबैक पे एप्लीकेबल नहीं है। ये आप आने वाले जितने भी बायबैक्स हैं, आप वहां पर भी इन रिस्क फैक्टर्स को कंसीडर करके आगे चल सकते हैं। फिर अपन देखेंगे कि कैसे अपन ये जो अपना रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको अपन कम करके कैसे चल सकते हैं या फिर अपन इनको मैनेज करके कैसे चल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो यहाँ पर आप कोई भी पार्ट मिस नहीं करिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या यहाँ पर वन शेयर स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। तो देखिए, जो लास्ट टाइम का बायबैक था वहां पर इश्यू साइज था 4000 करोड़, और यहाँ का जो इश्यू साइज है वो 5632.80 करोड़ है। और इसमें से 15% क्या है, रिटेल कोटा के लिए रिजर्व रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले साल से इस साल अपन को इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है बायबैक के साइज में। तो 2024 में जो वन शेयर की स्ट्रेटेजी थी, वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई निकल कर आई थी कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स क्या है कि एक्सेप्ट हो गए थे। अब वही अपन यहाँ पर भी लेके चल सकते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रह सकती है कि वन शेयर की स्ट्रेटेजी अपनी यहाँ पर वर्क कर जाए। लेकिन देखिए दोस्तों, तो लास्ट टाइम भी था ना, तो ऐसा नहीं हुआ था कि सबके ही शेयर्स एक्सेप्ट हो गए हों। ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी एप्लीकेंट ने अलग अलग अकाउंट से, मान लीजिए 4 डिफरेंट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाई, तो 3 से एक्सेप्ट हो गई, एक से एक्सेप्ट नहीं हुई। या फिर किसी किसी का केस था कि 4 से लगाई, 4 से ही एक्सेप्ट हो गई। और ऐसी किसी ने लगाई होगी 10 से, तो उसकी 7 या 8 एक्सेप्ट हो गई, बाकी की एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ऐसे अलग अलग केस था। तो ये फैक्टर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ रिटेल के शेयर होल्डर्स कितने हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, टोटल शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ रिटेल कोटा में। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को हम अगर कंसिडर भी करते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी अपनी काफी हाई रह सकती है। पर साथ में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आप 10 एप्लीकेशन लगा रहे हैं डिफरेंट पैन कार्ड से तो आपकी 10 एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट हो जाएंगी। हो सकता है कि यहाँ पर आपकी 7 या 8 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएं, बाकी की 2 या 3 एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। या किसी किसी केस में हो सकता है कि सबकी सब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, किसी की एप्लीकेशन, किसी ने एक एप्लीकेशन एक ही अकाउंट से लगाई है तो उसकी एक्सेप्ट ना हो, बाकी किसी ने एक ही एप्लीकेशन लगाई है तो इसकी एक्सेप्ट हो जाए। तो ये चांस की बात हो जाती है। पर जो प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत फिर भी हाई है कि यहाँ पर जो वन शेयर स्ट्रेटेजी है वो वर्क करनी चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। बाकी देखिए, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। मैं यहाँ पर ये जो वीडियो है ये अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आप वन शेयर स्ट्रेटेजी के बारे में तो बता ही रहा हूँ, साथ में रिस्क फैक्टर भी आपको कंसिडर करने चाहिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना यहाँ पर रिस्क फैक्टर्स टू कंसिडर, कि अपन को कौन कौन से रिस्क फैक्टर यहाँ पर कंसिडर करके चलने चाहिए। तो जैसे कि अपन ने देखा कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी काफी हाई हो सकती है, लेकिन अपन को एक जो प्रोबेबिलिटी है वो लो वाला केस लेके भी चलना पड़ेगा, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो 10,000 के आसपास अपन राउंड फिगर करते हैं तो उस पर चल रहा है। बाईबैक का प्राइस कितना है अपना, बाईबैक का प्राइस है 12,000। तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो 20% का प्रीमियम है करंट मार्केट प्राइस से ऊपर। तो जब ऐसा प्रीमियम अपन को दिखाई देता है तो उस केस में रिटेल जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर को बहुत तेजी से बाय करते हैं। इससे क्या होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, और उससे हमारा वन शेयर की जो स्ट्रैटेजी है वहाँ पर सबके लिए वो एक्सेप्ट होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हालांकि फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस कम कर देता है वो। तो यहाँ पर रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि मान लो कि आपने 10,000 रुपए के यहाँ पर एक शेयर लिया है एक अकाउंट से। ऐसे मान लो कि आपने 5 अकाउंट से शेयर ले लिया है, उसमें से आपके 3 अकाउंट से आपके शेयर एक्सेप्ट हो गए हैं। तो 3 अकाउंट से अगर आप प्रॉफिट निकालेंगे तो वहां पर प्रॉफिट आपका हो जाएगा 6,000। अब 2 अकाउंट से यहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो उनको तो आप या तो होल्ड करेंगे या फिर आप मार्केट प्राइस पे सेल करेंगे। अब बाई चांस उस टाइम पे मार्केट प्राइस हो जाता है 9,800, तो एक शेयर पे आपको 200 रुपए का लॉस है, तो 2 शेयर पे आपको यहाँ पर 400 रुपए का लॉस हो सकता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ओवरऑल इस केस में आप फिर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन आपको एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शेयर का प्राइस बहुत तेजी से गिर जाए। मालूम पड़ा कि ये शेयर का प्राइस जाता है 8,000,
तो इस केस में जो 1 शेयर का आपका लॉस है वो 2000 का हो जाएगा और टोटल 2 शेयर का जो लॉस है वो यहाँ पर 4000 हो जाएगा। तो बायबैक से आपको मिले 6000, लॉस हो गया 4000 का और ओवरऑल प्रॉफिट आपको 2000। ऐसे ही आपको अलग-अलग सिनेरियो कंसीडर करके चलना चाहिए। अब देखिए ये जो एक्सेप्ट जो शेयर्स नहीं हुए हैं उनका लॉस केस सिनेरियो मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो सेरा सैनिटरी का जो बायबैक था, वहाँ पर जिनके शेयर्स एक्सेप्ट नहीं हुए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ा था। और यहाँ पर सेरा सैनिटरी के केस में जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी वो बहुत लो हुई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिटेल लोगों ने यहाँ पर एक शेयर की स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। तो मैं एक बार आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो सेरा सैनिटरी वेयर हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, टाइम फ्रेम हमने यहाँ पर वीकली लेके चला है। तो आप देखिए 2024 में अगस्त के पास प्राइस यहाँ पे था, प्राइस 10,000 के आसपास था जब बायबैक आ रहा था और यहाँ पर 12,000 का बायबैक प्राइस रखा गया था। तो जिन लोगों ने यहाँ पर इन इन पॉइंट्स पर बाय किया था, बायबैक के बाद देखिए कितना यहाँ पर शार्प फॉल नज़र आ रहा है और उसके बाद इसका प्राइस तो यहाँ पर 5,000 तक चला गया है। कहने का मतलब है 10,000 से सीधे 5,000 हाफ हो गया है प्राइस। तो जिन्होंने इस प्राइस पर बाय किया है और जो अभी तक होल्ड करे हैं, उनको एक शेयर पे 5,000 का लॉस अभी तक चल रहा था। अब धीरे-धीरे प्राइस ज़रूर उठ रहा है, लेकिन आप देखिए 2 साल से ज़्यादा ये ड्यूरेशन हो चुका है और काफ़ी लोग इसमें अभी भी फँसे हुए हैं। तो क्या आपने भी इस वाले बायबैक में अप्लाई किया था? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपने इसमें बायबैक में अप्लाई किया था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था, करंट में आपने होल्ड किया है या फिर आपने उसको सेल कर दिया, वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई होप कि जो रिस्क फैक्टर वाला पॉइंट है ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमको अकेले प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, हमको जो उससे एसोसिएटेड रिस्क है उसके बारे में भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने रिस्क पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको यूटिलाइज करके हम अपने इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर हम इस रिस्क को मैनेज करके चल सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस भी बायबैक में ये वन शेयर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसके बात का ध्यान रखिएगा कि क्या उस कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू वगैरह, बैलेंस शीट, अगर ये फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, तो फ्यूचर में क्या है कंपनी के प्राइस अप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर कंपनी ग्रोथ शो करती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिस भी कंपनी में आप बायबैक में वन शेयर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो क्या उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है। अब अपन इस केस में बात कर लेते हैं। तो बजाज ऑटो के केस में यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पर अपन इस कंपनी को ये वाला पॉइंट दे सकते हैं। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अकेले फंडामेंटल से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होगी पर उसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं होगी, कहने का मतलब है अगर वैल्यूएशन बहुत हाई होगी तो उस केस में प्राइस अप्रिसिएशन क्या है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो वैल्यूएशन होनी चाहिए कंपनी की जिसका अपन बायबैक में अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होनी चाहिए या फिर कह सकते हैं चीप होनी चाहिए। अपने केस में बजाज ऑटो के केस में क्या कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है? तो दोस्तों नहीं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। एक मीडियम या फिर अपन कह सकते हैं कि जो एक मॉडरेट वैल्यूएशन है या फिर बीच की वैल्यूएशन जिसको अपन कहते हैं कि एक फेयर वैल्यूएशन पर कंपनी यहाँ पर अभी खड़ी हुई है। तो यहाँ पर अपन इस कंपनी को इस पॉइंट पर अपन आधा पॉइंट दे सकते हैं। तो देखिए वैल्यूएशन फिर भी यहाँ पर इतनी हाई नहीं है लेकिन इतनी लो भी नहीं है, एक फेयर वैल्यूएशन है। फंडामेंटल्स कंपनी के काफी ज्यादा स्ट्रांग है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको अवेयरनेस के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पर मेरी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो मैं ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी एनालिसिस जब भी करें तो आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करके चल सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, थोड़ा टेक्निकल फैक्टर है, कि आप कंपनी का चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स आप मार्क करके रख लीजिए। उससे क्या होता है कि कंपनी अगर फॉल भी करती है तो अगर एक कोई सपोर्ट जोन होता है तो वो अपन कंसिडर करके चल सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि हो सकता है यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है यहाँ से सपोर्ट लेके कंपनी दोबारा से ऊपर की तरफ जा सके। अब ये सपोर्ट जोन क्या हो सकता है कि पुराना कोई रेजिस्टेंस रहा हो जिसका ब्रेकआउट आ गया हो, अब वो एज अ सपोर्ट का काम करे, या फिर कोई मूविंग एवरेज को अपन एज अ सपोर्ट लेके चल सकते हैं, या फिर साथ में फिबोनाची के जो रिट्रेसमेंट पॉइंट्स हैं उनको भी अपन एज अ सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर या फिर एजुकेशन के तौर पर मैं आपको चार्ट पर ये चीजें अभी दिखाता हूँ।
तो ये अकेले 3 ऐसे इंडिकेटर ही नहीं है, तो आप अलग-अलग इंडिकेटर्स भी आप अपने तरीके के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बजाज ऑटो लिमिटेड का मैंने शेयर का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम मैंने वीकली लिया हुआ है। तो चार्ट को अपन थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे, तो अपन सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं, उनको अपन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, एक सपोर्ट तो मेरे को कंपनी का यहाँ पर दिख रहा है। अब पॉइंट्स आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर देखिए कंपनी ने सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, लेकिन सपोर्ट ब्रेक होके नीचे गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके यहाँ पर सपोर्ट लिया, दोबारा से यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसलिए हमने एक सपोर्ट लेवल इसको कंसीडर किया हुआ है। सेकंड सपोर्ट की बात करते हैं, तो एक सेकंड सपोर्ट अपन को यहाँ पर अपन देख सकते हैं। तो इसका लॉजिक क्या है? देखिए, यहाँ पर कंपनी ने रेजिस्टेंस दिखाया, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, तो ये ऐसा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पर देखिए एज़ अ रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। अब दोबारा से कंपनी इस सपोर्ट लेवल के पास प्रेज़ेंट है। तो कंपनी अभी अपनी एक सपोर्ट लेवल पे प्रेज़ेंट है। तो चलिए अपन अगला सपोर्ट लेवल देख लेते हैं। अब देखिए, अगला मैंने यहाँ पर 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट पॉइंट्स कंसीडर करने के लिए मैंने यूज किया हुआ है। तो इधर आप देखिए कि यहाँ पर 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर कभी कंपनी का स्टॉक का प्राइस है और साथ में ये पुराना सपोर्ट है, साथ में 20 पीरियड का सपोर्ट है। अगर कंपनी को सपोर्ट लेना है तो कंपनी को यहाँ से ही सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब देखिए, एक और सपोर्ट का पॉइंट मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। थर्ड सपोर्ट मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो ट्रेंड लाइन के पॉइंट्स मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेंड लाइन क्यों कंसीडर करी है। तो इस पॉइंट से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर कंपनी ने देखिए सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक की हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। तो इधर भी आप देखेंगे कि कंपनी ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया था, उसका यहाँ पर जरूर ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद जो पुराना सपोर्ट था, पुराने सपोर्ट पे सपोर्ट लेके कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर गया था। अब दोबारा से कंपनी यहाँ पर क्या है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास प्रेजेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इधर देखिए 3 सपोर्ट लेवल्स अपने पास प्रेजेंट है। एक तो ये सपोर्ट है जो पुराना रेजिस्टेंस था, दूसरा अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तीसरा अपना मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो 3 सपोर्ट लेवल्स अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर स्टॉक के प्राइस को बढ़ना है तो कंसिडर करना पड़ेगा स्टॉक के प्राइस को कि ये सपोर्ट लेवल से स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगे। अगर जब ब्रेक करता है तो हो सकता है कि यहाँ पर ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इससे अगर अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगला सपोर्ट लेवल फिर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो अपना जो स्टॉक का प्राइस है, यहाँ पर अपन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो अगर स्टॉक को ऊपर जाना होगा तो यहाँ से जा सकता है, वरना कुछ चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरी कोई यहाँ पर प्रिडिक्शन नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर अलग-अलग पॉइंट्स मैंने मार्क करके दिखाए हैं। तो ये मैंने आपको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बताया है कि आप इस तरीके से सोच के सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं आपको बस तरीका बता रहा हूँ कि आप इन मेथड्स को फॉलो करके आप ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पॉइंट्स या फिर एनालिसिस में, अपने एनालिसिस में इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने वन शेयर स्ट्रेटेजी को फॉलो करने के लिए अभी तक इस शेयर का बाय किया हुआ है, या फिर कितने अकाउंट से बाय किया हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। वीडियो से आपको कोई भी हेल्प हुई हो या आपको एनालिसिस में हेल्प हुई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।